सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 के जो है सोशोलॉजी का कुछ ऐसे प्रश्न को कवर करेंगे, यानी सोशोलॉजी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंक स्तरीय प्रश्न, उन्हीं का जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सारा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन टोटल। कितना है इस वीडियो में हम जो है 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है। आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय एकता क्या है, उसके बारे में बताना है। कितना लाइन में बताना है, तो 20 से 30 शब्दों में बताना है। यानी कितना, 20 से 30 या 30 से 40 शब्दों में बताना है। बस 2 अंक स्तरीय प्रश्न है ये, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन तक बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो है प्रजापति विवाह को परिभाषित करें, यानी प्रजापति विवाह जो है उनको परिभाषित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है लिंग समानता क्या है, यानी आप लोग को बताना है कि लिंग समानता क्या है। तो ठीक है, इसी को पूरा बताना है डिटेल से। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है, आप लोग को दिखाएंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है, जब किसी देश की जनता विभिन्न जातियों के रहते हुए एक संविधान, धर्म, संस्कृति और एक झंडे के नीचे मिलजुल कर रहते हो तो यह राष्ट्रीय एकता की पहचान होता है। ठीक है, यानी आप लोग को पूछा गया कि राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, तो यानी बताना आप लोग को कि किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा जब किसी देश की जनता, यानी कोई सा भी कंट्री हो, कोई सा देश हो, उनमें जो जनता है आपस में मिलजुल कर एक ही झंडा के नीचे जो है मिलजुल कर रहते हो। यानी एक झंडा, यानी तिरंगा झंडा जो है उनके नीचे सब मिलजुल कर रहता हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है मिलजुल कर रहता हो, उन्हीं को जो है राष्ट्रीय एकता बोलते हैं। यानी हर धर्म के लोग, हर संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहेंगे, उसे ही राष्ट्रीय एकता बोलेंगे। काफ़ी इजी है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को फिर से समझा देते हैं। जब किसी देश की जनता विभिन्न जातियों के रहते हुए एक संविधान, धर्म, संस्कृति और एक झंडे के नीचे मिलजुल कर रहते हों तो यह जो है राष्ट्रीय एकता की पहचान होता है। तो इनका करेक्ट आंसर आप लोग को यही लगाना है। ठीक है, अपने मन से देना है, यानी अपने शब्दों से देना है, ना कि यही सेम टू सेम देना है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं किसी भी देश की जनता आपस में मिलजुल कर रहते हैं, यानी किसी भी देश की जो है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो उसे ही राष्ट्रीय एकता कहते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में दे सकते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन था प्रजापत्य विवाह को परिभाषित करें, यानी एक प्रजापत्य है वो विवाह है। ठीक है, एक शादी है प्रजापत्य, उसी को जो है परिभाषित आप लोग को करना है। चलिए प्रजापत्य विवाह जो है उनका आंसर हम बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का, जब कन्या के पिता, यानी जब कन्या के पिता, लड़की के पिता जो है वधू को जो है अपने दामाद को अपनी बेटी यानी वर को सौंप कर उसका सम्मान करता है तथा दोनों को एक साथ रहकर धर्म एवं दायित्वों का पालन करने की सीख देता है, तो वह जो है प्रजापत्य विवाह कहलाता है। चलिए इनको जो है आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में क्या हो जाएगा, जब किसी कन्या के पिता, यानी जो है किसी लड़की के जो पिताजी है वो अपने दामाद को जो है अपनी बेटी को सौंपता है ना, जब सौंपता है, वर को जो सौंपता है तो सम्मान से सौंपता है। ठीक है, सम्मान देकर सौंपता है तथा जो है दोनों को एक साथ रहने की तकनीक सिखाता है, रहने की जो है बातें बोलती है, एक साथ रहकर मिलजुल कर रहना है। ठीक है, धर्म एवं दायित्वों को पालन करने की सीख देता है, उसे ही जो प्रजापत्य विवाह कहते हैं। आप लोग को आसान शब्दों में दे देना है इनका आंसर। ठीक है, इनका आंसर कितना देना, 20 से 30 शब्दों में देना। कितना, 20 से 30 शब्दों में देना। आसानी से आप लोग को जो है 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का है, लिंग समानता क्या है, यानी लिंग समानता के बारे में आप लोग को बताना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 3rd नंबर का आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर का जो है लिंग समानता का आंसर देना आप लोग को, स्त्री और पुरुष के बीच घर परिवार यानी समाज और सरकार की तरफ से किसी प्रकार का भेदभाव की भावना ना होना ही जो है लिंग समानता कहलाता है। ठीक है, किसी प्रकार की जो भेदभाव जो है ना होना, उसे ही लिंग की समानता कहते हैं। यानी स्त्री और पुरुष के बीच जो है घर परिवार यानी समाज में, सरकार की तरफ से जो है किसी प्रकार की भेदभाव नहीं, स्त्री और पुरुष को जो है बराबर मान्यता दिया जाता हो, यानी बराबर मान्यता दिया जाता हो, उसे ही जो क्या बोलेंगे, लिंग समानता कहलाता है। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर काफ़ी ईजी है। आप लोग को 20 से 30 शब्दों में दे देना है इनका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्त्री और पुरुष के बीच कोई भी भेदभाव ना होना चाहिए, उसे ही बोलते हैं लिंग समानता। ठीक है, आप लोग को आंसर करेक्ट आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है
परिहार नातेदारी संबंध को स्पष्ट करें। ठीक है, इनका जो है आंसर जो है थोड़ा लॉन्ग रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों। 4 नंबर का आंसर है भारत में नातेदारी व्यवस्था एवं श्रेणियाँ। यानी बोला गया है समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी से संबंधित विभिन्न पक्षों की विवेचना वंशक्रम और विवाह संबंधों को ध्यान में रखते हुए की है। सरल रूप में इन दोनों दृष्टिकोणों को संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। 1 नंबर का है वंशक्रम पर आधारित दृष्टिकोण। तो क्या हो जाएगा दृष्टिकोण? नातेदारी का तात्पर्य उन लोगों के समूह से होता है जो विभिन्न अवसरों पर एक दूसरे को सहायता देते हैं। ठीक है, और पारस्परिक सहयोग के द्वारा अपनी सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक दूसरे को सहयोग देने वाले यह लोग माता पिता और उनके बच्चों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि नातेदारी समूह में एक विशेष वंश से संबंधित बहुत लोग से सम्मिलित होते हैं। तो क्वेश्चन का समझना आप लोगों को, भारत में जो है नातेदारी किसको बोलते हैं? रिश्तेदारी को। तो रिश्तेदारी कहाँ कहाँ रहता है? यानी कि आप लोग को जो हो गया फुआ हो गया, मामा घर हो गया, नाना घर हो गया, ये सब जो है चाचा हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? नातेदारी या रिश्तेदारी है। तो ये किसी एक से ख़त्म नहीं होता, यानी माँ बाप से नहीं होता, बल्कि जो उन्हीं के रिलेशन से होता है। नातेदारी मतलब क्या होगा? रिलेशन होगा, और रिलेशन के बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यही है भारत में नातेदारी का व्यवस्था को जो है श्रेणियाँ बताना आप लोग को। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर अपने हिसाब से दे देना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है अंतर्विवाह को परिभाषित करें। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आप लोग को 20 से 30 शब्दों में इसका आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखेंगे 5 नंबर का। चलिए 5 नंबर का आंसर हो जाएगा जो व्यक्ति जिस वर्ग का होता है, यानी जो व्यक्ति जो है किसी भी वर्ग का हो या किसी भी जाति का हो, यानी आप राजपूत जाति का है। ठीक है, किसी भी वर्ग, जो व्यक्ति जिस वर्ग का होता है और वो उसी वर्ग में शादी कर लेता है यानी करता है, तो इस प्रकार विवाह को पद्धति को अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक है, आप लोग को काफ़ी ईजी से समझा दिया हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, यानी आप मुस्लिम कास्ट से हैं तो आप मुस्लिम में ही शादी करेंगे, उसे ही क्या बोलते हैं? अंतर्विवाह कहते हैं। बस आप अगर यादव हैं तो यादव में ही, यादव कास्ट में ही शादी कर रहे हैं तो उसे ही अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक है, विवाह कहते हैं। तो इनको काफ़ी ईजी से आंसर देना, जो व्यक्ति जिस वर्ग का होता है और वह उसी वर्ग में शादी करता है, इस प्रकार के विवाह पद्धति को अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक है, इनका करेक्ट आंसर आप लोग को काफ़ी इजी में दे देना, यानी 20 से 30 शब्दों में। कितना शब्द होगा? 20 से 30 या 15 शब्द होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग को कम शब्दों में अच्छा आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है अनुलोम विवाह क्या है। काफ़ी VVI क्वेश्चन ये भी है, आप लोग को हम बताएंगे कि अनुलोम विवाह क्या है। ठीक है, अनुलोम विवाह क्या है आप लोग को बताना है 20 से 30 शब्दों में। ठीक है, चलिए देखेंगे अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। 6 नंबर का आंसर देखेंगे अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। जब कोई उच्च वर्ग के व्यक्ति, यानी जब कोई जो है बड़ा कास्ट का, यानी बड़ा कास्ट यानी जनरल कास्ट का, ठीक है, जब कोई उच्च वर्ग के व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति निम्न वर्ग की कन्या से शादी कर लेता है, तो इस प्रकार के विवाह को जो है पद्धति को अनुलोम विवाह कहते हैं। आप लोग समझिएगा, आप लोग को समझना है कि कोई भी जनरल कैटेगरी के जो है लड़का जो है, यानी SC और ST कैटेगरी की लड़की से शादी कर लेता है तो उनको ही अनुलोम विवाह कहते हैं। यानी कि राजपूत कास्ट का हो जाए वो कर लेगा, यानी कि रविदास या हो गया, या तो कोई भी छोटी जाति से शादी कर लेगा लड़की से, तो उन्हें ही क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को दिमाग में फिट कर ले। ठीक है, इनका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, खुला क्या है, यानी खुला क्या है, ये क्वेश्चन है। आप लोग को इसका आंसर देना है कितना में? 20 से 30 शब्दों में देना है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का आंसर देखेंगे। खुला क्या है? खुला क्या है मतलब जब एक मुस्लिम औरत अपने पति से दावर या महार, ठीक है, दावर या महार लेकर अपने पति को तलाक देती है, तो इसी पद्धति को खुला कहते हैं। यह पद्धति जो है कुरान और हदीस द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, प्रमाणित है यानी कुरान और हदीस में बताया गया है। ठीक है, यानी आप लोग को समझना है, जब एक मुस्लिम लड़की यानी औरत, जब शादी हो जाता है उनका, तो शादी के वक्त जो है देन मोहर रखा जाता है। ठीक है, देन मोहर यानी कि लड़का जो है उसको पैसे देंगे लड़की को। ठीक है, तो जब अगर ये पैसे ले लेती है उनसे, अपने पति से, तब ये तलाक दे सकती है। ठीक है, तो तलाक देने के बाद जो है इनका एक दूसरे के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तो इसे ही खुला कहते हैं। काफ़ी इजी शॉर्ट आंसर में आप लोग को बता दिए कि जब कोई लड़की जो है, मुस्लिम लड़की, शादी के दौरान, शादी के बाद जो है
यानी जो देन मोहर में पैसे रखा गया था 25,000, कहीं 50,000, कहीं 5,000 रखा जाता है हर गांव के हिसाब से, तो वो पैसे वापस लौटा देता है, उनके हस्बैंड जो है पैसा वापस लौटा देता है उनको। तो ये दोनों के बीच जो है रिश्ता है, लेकिन जो है कभी भी आप तिलाक दे सकते हैं, यानी लड़की जो है तिलाक दे सकती है। तो इस जो है पद्धति को ही खुला कहते हैं, ठीक है। यह जो है पद्धति कुरान और हदीस में प्रमाणित है, ठीक है। इनका करेक्ट आंसर आप लोग को यही देना है। जब एक मुस्लिम औरत अपने पति से दावर या महार यानी देन मोहर बोलते हैं इसको, लेकर अपने पति को तलाक देती है तो इसी पद्धति को खुला कहते हैं। यही आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है HIV से आप क्या समझते हैं, यानी HIV जो है एक बीमारी है, ठीक है। HIV जो है एक बीमारी है, उससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इनका आंसर देखेंगे क्या होगा। 20 से 30 शब्दों में आप लोग को आंसर देना है। चलिए 8 नंबर का आंसर देखेंगे। HIV एक विषाणु है, यानी एक बीमारी है, विषाणु है, कीटाणु है, जो हमारे शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करके, यानी जो हमारे प्राकृतिक शरीर के प्राकृतिक जो भी शारीरिक दिया गया खून ब्लड हो, उन पे हमला करके सफ़ेद यानी वाइट ब्लड हो, रक्त सफ़ेद रक्त कोशिका को नष्ट कर देता है, यानी वाइट ब्लड को जो है कोशिका को नष्ट कर देता है। इन कोशिकाओं के अंदर जो है स्वयं अपना जगह बना लेता है, यानी जो विषाणु जो है HIV जो है, HIV जो है अपना जगह बना लेता है वाइट ब्लड को नष्ट करके, ठीक है। तो अपना जगह बना लेता है, अंदर अपना जगह बना लेता है, जिससे शरीर संक्रमण बीमारी से लड़ नहीं सकता है। तब जो हमारा शरीर जो है कोई भी बीमारी से लड़ नहीं सकता है, यानी हमारा जब कोशिका वाइट ब्लड ही नष्ट हो जाएगा और उस जगह पे एक विषाणु यानी एक कीटाणु बस जाएगा, तो क्या हमारा शरीर कोई भी बीमारी से लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो इसे ही HIV बोलते हैं। आप लोग को पूरा आंसर देख लें और स्क्रीनशॉट मार लें, ज़रूर आप लोग याद करके जाइएगा, नहीं तो समझ के जाइएगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर आंसर दे देना, अपने शब्दों में देना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है नगरीकरण को परिभाषित करें, ठीक है। नगरीकरण आप लोग को बताना है कि नगरीकरण क्या होता है, तो नगरीकरण को परिभाषित करना है, यानी उनका परिभाषा देना है। तो चलिए इनका आंसर देखेंगे। चलिए 9 नंबर का आंसर देखेंगे। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गांव में रहने वाले काफ़ी लोग गांव से निकलकर कस्बों यानी शहरों में और नगरों में रहना शुरू कर देते हैं। यानी नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गांव के लोग यानी खेड़े गांव के लोग, यानी गांव के जो छोटे मोटे गांव होते हैं उनके लोग जो है बाहर रहना चालू कर देते हैं, यानी कोई शहर में जाके कोई मार्केट में जाके बसना चालू कर देते हैं निकल के, तो उसे ही नगरीकरण बोलते हैं, ठीक है। बर्गेल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोला गया है, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बदलाव भी आने लगते हैं। यानी अगर आप लोग गांव बदल लेते हैं तो वहाँ पे सामाजिक भी बदलेगा, समाज भी बदलेगा, आर्थिक यानी रहने का तरीका भी बदलेगा, और राजनीतिक भी बदलेगा और धार्मिक भी बदलेगा, ठीक है। बदलाव होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, तो इन्हें ही नगरीकरण बोलते हैं। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिकता क्या है। ये क्वेश्चन जो आप लोग को जो है अगले वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि जो है इनका जो है आंसर को ले नहीं पाए, ठीक है। छूट गया है, बाई चांस छूट गया आंसर, इनको हम ले नहीं पाए तो आप लोग को हम अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, यानी जो है 11 नंबर क्वेश्चन है फासिद विवाह क्या है। यानी फासिद विवाह VVI क्वेश्चन है, ये विवाह के बारे में आप लोग को बताना है कि फासिद विवाह किसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर का आंसर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर फासिद विवाह, जब कोई मुस्लिम लड़का शादीशुदा होते हुए भी बिना अपने पत्नी को तलाक बोले, यानी अपने पत्नी को तलाक दिए वह पत्नी के बहन से शादी कर लेता है, तो इस प्रकार के शादी को फासिद विवाह या अनियमित विवाह कहते हैं, ठीक है। यानी फासिद विवाह किसे कहते हैं आप लोग को समझना है। यानी कोई भी मुस्लिम लड़का हो, अपने शादीशुदा पत्नी उसके घर में हो और उसे तलाक नहीं दिया हो, और फिर भी बिना तलाक दिए हुए अपने यानी उनकी वाइफ की जो है बहन से शादी कर लेता है, तो उसे ही जो है फासिद विवाह कहता है। काफ़ी शॉर्ट आंसर था और आप लोग को समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो है ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए आज जो हम 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा चुके हैं। सारा जो है 10 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और जो है हम 10 नंबर का क्वेश्चन छूट चुका है, तो हम जो अगले वीडियो में 10 नंबर का क्वेश्चन और 12 से जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन और 12 से लेकर 20 तक जो है अगले वीडियो में हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो जो है आपके पास पहुँचता रहे, ठीक है। और आप लोग को जो है किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।